हेलो स्टूडेंट्स, ये झारखंड सार संग्रह का बुक है उड़ान पब्लिकेशन का। आज जो टॉपिक है झारखंड में पर्यावरण संबंधी तथ्य। इसके लिए काफ़ी कमेंट आ रहा था। पर्यावरण से संबंधी जो टॉपिक है इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जेपीएससी की तैयारी करें चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी में ये टॉपिक आपको पूछेगा। ठीक है, पर्यावरण अभी बहुत ही हॉट टॉपिक में आता है, जिसकी वजह से इससे क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बन रहा है, सभी में ही बन रहा है लगभग। तो इसलिए पर्यावरण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और पूरा चैप्टर आप देखेंगे। ठीक है, वीडियो इसलिए नहीं देखना है कि हमको कोई फ़ायदा होगा, फ़ायदा आपको होगा, क्योंकि शुरू का जो 5 से 7 मिनट या इवन हो सकता है 10-12 मिनट का जो वीडियो है उसमें आपको वैसी चीज़ें बताई गई हैं जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और यहाँ तक का वीडियो आप देखने के बाद सोचेंगे कि मेरे से हो जाएगा, और ये आपको गलतफहमी हो जाएगा। और जो आप आगे का जो इम्पोर्टेंट जो डाटा दिया गया है, जो बुक इतना मेहनत करके और इतने अच्छे से बना है, वो आप मिस कर जाएंगे और 100% क्वेश्चन वहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छे तरीके से टेबल और डाटा दिया गया है जो एकदम कंफर्म है कि आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है। ठीक है, तो वो मत मिस कीजिएगा। इसलिए एक बार कम से कम आप पूरा वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है, ये आपके फ़ायदे के लिए है। चलिए, इसके साथ थोड़ा टाइम आपका और ले लेते हैं। चैनल बड़ा हो रहा है, ग्रो हो रहा है, और आपको सभी को धन्यवाद, क्योंकि ये वीडियो हम अपने लिए बनाते थे, अपने रिवीजन पर्पज़ से बनाते थे, लेकिन धीरे धीरे आप लोग सब जुड़ते चले गए और सभी आप लोग वीडियो को लाइक भी करते हैं और सब्सक्रिप्शन भी चैनल का जो है, मतलब आप लोग सब्सक्राइब भी करते हैं, जबकि हम कभी अपने वीडियो में कहते नहीं हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि बार बार बोलने से आपका समय ख़राब होता है और अभी जो एग्ज़ाम है उसके लिए ये सही नहीं है। इसलिए आप देखते होंगे कि हम वीडियो शुरू करते हैं और तुरंत ही शुरू करते हैं, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते, और लास्ट में भी हम वीडियो को तुरंत ही समाप्त कर देते हैं, ताकि आपको ऐसा लगे कि शुरू से अंत तक आपका समय ज़्यादा वेस्ट नहीं हुआ। आज थोड़ा ज़्यादा वेस्ट करा दिए हैं हम, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। आज हम बहुत खुश थे, तो इसलिए हम सोचे कि अपने जितने भी दोस्त हैं सबको ये बात बता दिया जाए। ठीक है, तो सबको धन्यवाद। चैनल हमारा ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है झारखंड में पर्यावरण, ये पूरा देखना है आपको। ठीक है, आधे पे नहीं छोड़ना है। शुरू कर रहे हैं। हमारे चारों ओर जैविक तथा अजैविक घटकों से निर्मित वातावरण को पर्यावरण कहा जाता है। इसके जैविक घटकों में सूक्ष्म जीवों से लेकर सभी जीव जंतु तथा पेड़ पौधे शामिल हैं। अजैविक घटकों में सभी निर्जीव तत्व जैसे वायु, जल, मृदा, पर्वत, पठार, चट्टान आदि और उनसे जुड़ी गतिविधियां शामिल हैं। ठीक है, यानी कि जैविक जो हो गया, जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए। अजैविक जैसे कि वायु, जल, मृदा, पर्वत, पठार आदि। पर्यावरण को मुख्यतः प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक या मानव निर्मित पर्यावरण में वर्गीकृत किया जाता है। प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत पर्यावरण के ऐसे घटकों को शामिल किया जाता है जिनका निर्माण प्रकृति द्वारा किया गया है, जैसे कि वायु, जल, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि। अर्थात मानवीय क्रियाकलापों द्वारा अविक्षुब्ध पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। प्राकृतिक पर्यावरण में मानवीय हस्तक्षेप द्वारा होने वाले परिवर्तन को सांस्कृतिक पर्यावरण कहा जाता है। उद्योगों का विकास, नगरीकरण, परिवहन व्यवस्था, कृषि आदि सांस्कृतिक पर्यावरण के अंग हैं। मानव द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण में लगातार हो रहे हस्तक्षेपों ने विश्व जगत के सामने प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का ह्रास और विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं की समस्या उत्पन्न कर दी है, जिसके समाधान हेतु उचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। पर्यावरण प्रदूषण। सबसे पहले हम लोग प्रदूषण पढ़ेंगे। हमारे पर्यावरण में अवांछित तत्वों का प्रवेश पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। इस अवांछित तत्वों को प्रदूषक कहा जाता है। प्रदूषक ठोस, द्रव तथा गैस पदार्थ के रूप में अथवा ध्वनि, ऊष्मा, रेडियोधर्मिता आदि ऊर्जा के रूप में हो सकते हैं। प्रदूषक के प्रकार तथा स्रोतों के आधार पर प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं। प्रदूषण के प्रकार वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और ताप प्रदूषण। ठीक है, पहले ध्वनि को भी प्रदूषण नहीं माना जाता था, फिर ध्वनि को प्रदूषण में ऐड किया गया, अब ताप को भी प्रदूषण में ऐड किया गया है। ठीक है, वायु प्रदूषण सबसे पहले पढ़ेंगे। वातावरण में विभिन्न प्रकार के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक तत्वों के मिश्रण के परिणाम स्वरूप वायुमंडल में उपस्थित गैसों की मात्रा या अनुपात में असंतुलन होना वायु प्रदूषण कहलाता है। वर्तमान समय में मानवकृत विकास द्वारा उत्सर्जित प्रदूषकों ने वायु प्रदूषण में सर्वाधिक वृद्धि की है। वायु प्रदूषण हेतु जिम्मेदार प्रमुख कारण निम्नवत है। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आती है। वहीं दूसरी ओर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है। अब आगे बढ़िए।
उद्योगों तथा वाहनों से निकलने वाले धुएं एवं प्रदूषक जिसमें सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें शामिल है। कृषि कार्य में दलदली भूमि से मीथेन का उत्सर्जन जो एक प्रमुख गृह गैस है, ठीक है। हरित गृह प्रभाव में वृद्धि। हरित गृह प्रभाव में वृद्धि के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बढ़ती मात्रा सर्वाधिक जिम्मेदार है। जलावन की लकड़ी का प्रयोग, जीवाश्म ईंधन का प्रयोग तथा अन्य कार्यों हेतु वृक्षों का कटाव इसके प्रमुख कारण हैं। इसके अतिरिक्त मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, सल्फर के ऑक्साइड व नाइट्रोजन के ऑक्साइड हरित गृह गैसों में शामिल किए जाते हैं। हरित गृह गैसों के प्रभाव में वृद्धि परिणाम स्वरूप पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हुई, जिसने भूमंडलीय ऊष्मन जैसी समस्या को जन्म दिया। ज़्यादा हिंदी हो गया ना। भूमंडलीय ऊष्मन मतलब ग्लोबल वार्मिंग। हम लोग ग्लोबल वार्मिंग वर्ड से थोड़ा ज़्यादा फैमिलियर हैं। चलिए, यही है भूमंडलीय ऊष्मन, ग्लोबल वार्मिंग। भूमंडलीय ऊष्मन के प्रभाव स्वरूप जहाँ पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हुई है, वहीं वायुमंडलीय आर्द्रता की अधिकता के कारण वर्षा की मात्रा में भी वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप उष्णकटिबंधीय चक्रवात की आवृत्ति एवं तीव्रता में वृद्धि के कारण तटीय तथा तटों से संबंधित क्षेत्रों में चक्रवाती वर्षा होती है। पहले बहुत कम आता था, लेकिन अब अगर आप बंगाल की खाड़ी में देखें तो लगभग साल में 2 तो कम से कम ऐसा चक्रवात आ ही जाता है ना, हर साल। लगभग प्रत्येक वर्ष बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवाती वर्षा का प्रभाव झारखंड राज्य में भी होता है, और जिसका हवा का प्रभाव हम लोग भी झेलते हैं, लेकिन जितना क्षति उड़ीसा साइड और पश्चिम बंगाल इस सब में होता है उतना हम लोग को नहीं होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कई बार जान माल की हानि हो जाती है। भूमंडलीय ऊष्मन के परिणाम स्वरूप जलधाराओं के प्रतिरूप में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एल नीनो की उत्पत्ति एवं समय अंतराल में कमी आई है। इसका प्रभाव भारत की मानसूनी जलवायु पर पड़ता है तथा इससे भारत की कृषि व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ओजोन क्षरण, हम आपको कहे थे ना बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं, अभी लगभग 10 मिनट 15 मिनट वीडियो में वही पढ़िएगा। हमारे वायुमंडल में ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर हमें चर्म कैंसर तथा अन्य गंभीर रोगों से बचाने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि जो स्किन का कैंसर होता है उसके बारे कह रहा है। हाल के वर्षों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप ओजोन मंडल का ह्रास हुआ है, जिसे ओजोन क्षरण के नाम से जाना जाता है। ओजोन क्षरण के परिणाम स्वरूप पराबैंगनी किरणों की तीव्रता में वृद्धि हुई है, जिसने भूमंडलीय ऊष्मन की दर को बढ़ाने के साथ साथ वनस्पति जगत के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। झारखंड जैसे वनस्पति बाहुल्य राज्य में भी इसके नकारात्मक प्रभाव परिलक्षित होते हैं। इसने वनस्पति की उत्पादकता को कम कर पारिस्थितिकी तंत्र को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है, जिसके परिणाम स्वरूप जैव विविधता का ह्रास हुआ है। इसके अतिरिक्त ओजोन क्षरण जैविक घटकों की आनुवांशिक संरचना में परिवर्तन कर आनुवांशिक गुणों को ह्रास करता है। मतलब कि ये डीएनए लेवल पे बात कर रहा है, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप जैविक समुदाय की प्रतिरोधक क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वर्तमान समय में मानव समुदाय को त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद तथा आंख व त्वचा से संबंधित अन्य बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए ओजोन क्षरण प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपसे पूछेगा इससे भी। जीवाश्म ईंधन के बढ़ते प्रयोग से वायुमंडल में सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जो अम्लीय वर्षा के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। झारखंड राज्य में वनों पर आधारित जनजातीय समुदाय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जीवाश्म ईंधन जैसे जलावन के लिए लकड़ी का प्रयोग के प्रति जागरूकता का अभाव है। साथ ही नए राज्य के निर्माण के पश्चात राज्य में वाहनों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई, जिसमें जीवाश्म ईंधन यथा डीजल व पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। अम्लीय वर्षा का दुष्परिणाम, इसका क्या दुष्परिणाम होगा हम लोग को झेलना? मृदा की अम्लता में वृद्धि के कारण उर्वरता में कमी आएगी। जल प्रदूषण के कारण जल पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव तथा जैव विविधता का ह्रास। ऐतिहासिक इमारतों में रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप क्षरण। झारखंड में वायु प्रदूषण। अब हम लोग झारखंड का स्थिति देख लेते हैं। झारखंड में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारक खनिजों का अवैज्ञानिक खनन, सल्फर का उपयोग, परिवहन के साधनों से निकलने वाले धुएं, औद्योगिक गतिविधियां, बढ़ता नगरीकरण आदि है। ग्रीन पीस ने झारखंड के झरिया धनबाद शहर को देश के सर्वाधिक वायु प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल किया है।
अमेरिकी शोध संस्थान एपिक की एक रिपोर्ट के अनुसार गंभीर वायु प्रदूषण के कारण झारखंड के लोगों की औसत जीवन प्रत्याशा में 4.4 वर्ष की कमी दर्ज की गई है। यानी कि हम लोग पहले जितना जी सकते थे उससे 4.5 साल अब हम लोग कम जी रहे हैं। झारखंड के अधिक सघन जनसंख्या वाले शहर धनबाद, रांची, रामगढ़, बोकारो आदि में वायु प्रदूषण का प्रभाव अधिक गंभीर है, कि वहाँ खनन होता है ज़्यादा, वहाँ का हालत देखिएगा तो बहुत बेकार रहता है। जल प्रदूषण, जल में घुलनशील अथवा अघुलनशील पदार्थों की मात्रा में वृद्धि के कारण जब जल की गुणवत्ता जैसे कि रंग, स्वाद आदि में परिवर्तन आ जाता है तो उसे ही जल प्रदूषण कहा जाता है। जैविक अपशिष्ट की अधिकता के कारण जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग यानी कि बीओडी, इसको कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, बढ़ जाती है, जो जल प्रदूषक का घोतक है। मान लीजिए कि कोई भी चीज़ को अपघटन होने में O2 चाहिए। अब वो पानी में जब अपघटित होगा तो वो पानी का ऑक्सीजन ले लेगा। जल में जो भी O2 है वो उसको खींच के खुद को अपघटित करेगा। तो जल में क्या होगा, ऑक्सीजन की जो मात्रा है घट जाएगी। अब उसमें एक मछली है जिसको ऑक्सीजन चाहिए, तो उसको सांस लेने के लिए अब वो ऑक्सीजन उस मछली को नहीं मिलेगा तो वो मछली मर जाएगी। मछली के बाद आप पूरा जल में जितना जीवन है सबको इसी आधार पर नाप लीजिए तो सारे के सारे का वही हाल है। ऐसी स्थिति में जलीय जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की कमी के कारण उनके जीव के समक्ष संकट उत्पन्न हो जाता है। जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण निम्नवत है। विभिन्न जल स्रोतों में दैनिक जीवन में प्रयुक्त अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मलमूत्र, प्लास्टिक, कचरे, डिटर्जेंट आदि का प्रवाह। जल स्रोतों में उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि रसायन, कचरे, अम्ल तथा क्षार आदि का प्रवाह। कृषि कार्यों में प्रयुक्त कीटनाशकों तथा रसायनों का वर्षा जल में घुलकर नदियों में मिलना, ये सभी कारण है। जल प्रदूषण के परिणाम स्वरूप एक शुद्ध पेयजल की समस्या उत्पन्न होती है जो मानवीय स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। साथ ही अशुद्ध जल जो है मृदा में घुलकर उसकी उर्वरता को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप जैव विविधता का ह्रास होता है। ठीक है, आजकल का पानी कहीं का भी ऐसा नहीं है कि जिसको उठा करके आप पी लें और बीमार ना पड़े। ठीक है, अब आरओ वाटर और कम से कम कोई प्योरीफायर का जरूरत तो पड़ता ही पड़ता है। पहले ऐसा नहीं था, कुआं का पानी तो कम से कम पी लेते थे, अब वो भी नहीं पिया जा सकता है। झारखंड में जल प्रदूषण, झारखंड में जल प्रदूषण के प्रमुख कारक औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट, कोयला धोवन केंद्रों से निष्कासित अपशिष्ट, कचरों का जमाव, प्लास्टिक का अधिक प्रयोग, सहायक नदियों द्वारा लाए गए प्रदूषक आदि हैं। झारखंड की दामोदर नदी सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, जिसका मुख्य कारण इस नदी के अपवाह क्षेत्र में पाए जाने वाले कोयला की खानों से या खदानों से निकलने वाले अपशिष्ट प्रदूषकों का दामोदर जल में मिलना है। दामोदर नदी में सल्फर, पायराइट, लौह अंश, मैग्नीज, क्रोमियम, सीसा, पारा, कैडमियम, तांबा, मैग्नीज, जिंक आदि भी जल प्रदूषक के रूप में विद्यमान है। दामोदर नदी के जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है, जबकि इसके जल में पोटेशियम की मात्रा अधिक है। ठीक है, झारखंड की स्वर्णरेखा नदी भी विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों से प्रभावित है। स्वर्णरेखा नदी के प्रदूषित होने के प्रमुख कारकों में चावल मिल, नगड़ी से हरीमा बांध तक, औद्योगिक अपशिष्ट व नालियां, हरीमा से गेतल सुध बांध तक, मुरी एल्युमिनियम कारखाना के अपशिष्ट गेतल सुध से चांडिल बांध तक तथा शहरी कचरा व औद्योगिक कचरा चांडिल बांध से गालूडी बराज तक शामिल है। बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, सबको दिमाग में रखते चलिए। वर्ष 2022 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार झारखंड की स्वर्णरेखा तथा हरमू नदी राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदियां हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार स्वर्णरेखा नदी का बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड 10.1 मिलीग्राम पर लीटर तथा हरमू नदी का BOD 10 मिलीग्राम लीटर है। राष्ट्रीय जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम NWMP की जल गुणवत्ता आकलन रिपोर्ट 2018 के अनुसार झारखंड राज्य में प्रदूषित नदियों की संख्या 7, भारत में 351 और भारत में जो झारखंड है आपका 7 है। CPCB रिपोर्ट के अनुसार झारखंड की गंभीर प्रदूषित नदियां खरकई, जुमार, गरगा, बोकारो, कतरी, दामोदर तथा कोयना नदी है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार झारखंड में भूमिगत जल का प्रदूषण भी राज्य की एक प्रमुख समस्या है। इसका मुख्य कारण भूमिगत जल में आर्सेनिक, साहिबगंज, राजमहल व उधवा तथा फ्लोराइड रांची, गुमला, गढ़वा, खूंटी, पलामू, बोकारो, धनबाद की अधिकता है। एक बार और पढ़ लिया जाए इसको।
फ्लोराइड कहाँ कहाँ मिल रहा है? रांची, गुमला, गढ़वा, खूंटी, पलामू, धनबाद, बोकारो। और आर्सेनिक के लिए साहिबगंज, राजमहल और उधवा। इसको छोड़ के पूरा लाइन पढ़िए, समझ में आएगा। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार झारखंड में भूमिगत जल का प्रदूषण भी राज्य की एक प्रमुख समस्या है। इसका मुख्य कारण भूमिगत जल में आर्सेनिक तथा फ्लोराइड की अधिकता है। ठीक है, चलिए। मृदा प्रदूषण। मृदा के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन मृदा प्रदूषण कहलाता है। मृदा प्रदूषण के परिणाम स्वरूप मृदा की गुणवत्ता में कमी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वनस्पति की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मृदा प्रदूषण एक ओर जहां मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, वहीं दूसरी ओर इसका नकारात्मक प्रभाव जैव विविधता पर पड़ता है। मृदा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण है प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग, रसायनों एवं कीटनाशकों का प्रयोग, वन अपरोपण के कारण मृदा का ह्रास एवं जल प्रदूषण। झारखंड राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो, जामताड़ा तथा रांची के कुल भूभाग का 50% से अधिक भाग अम्लीय है। मृदा में पोषक तत्वों की कमी से ग्रसित जिले। ठीक है, इसको देखिए ध्यान से। पोषक तत्वों का नाम फास्फोरस और सल्फर है। कमी प्रतिशतता देखेंगे और फिर जिला। तो फास्फोरस की कमी 80% तक गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और गोड्डा में है। सल्फर की जो कमी है 60 से 80% का कमी लोहरदगा, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम में देखने को मिलता है। 30% से लेकर 60 के बीच में जो परसेंटेज है वो है रांची, गुमला, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, गढ़वा, देवघर, दुमका, साहिबगंज, गोड्डा और पाकुड़ का। और 5 से लेकर 30% सल्फर की कमी अन्य जिलों में। इसके बाद मतलब जो ये बच गया उसके बाद, मतलब ये जो हो गया उसके बाद। ठीक। झारखंड में मृदा प्रदूषण। झारखंड राज्य में मृदा प्रदूषण के प्रमुख कारण मृदा के पर्याप्त प्रबंधन का अभाव, रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग, औद्योगिक व घरेलू अपशिष्ट, प्लास्टिक का प्रयोग, खनन गतिविधियां, मृदा की अम्लीयता आदि हैं। झारखंड में लगभग 10 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि अम्लीय है, जिसका पीएच मान 5.5 से भी कम है। झारखंड के कृषि जलवायु प्रदेशों का अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि झारखंड में अवस्थित तीनों कृषि जलवायु प्रदेश मृदा की अम्लता से ग्रसित हैं, जिसका विवरण निम्नवत है। आप कृषि जलवायु प्रदेश पढ़े थे, मध्य व उत्तरी पूर्वी पठार, पश्चिमी पठार और दक्षिण पूर्वी पठार। अब आप हमको ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये जो बटा हुआ है 3, ये किसके आधार से बटा था। ठीक है, क्योंकि आप 2-3 नाम पढ़े थे, 2-3 साइंटिस्ट का नाम पढ़े थे और उसमें सब अलग अलग ढंग से हम लोग के झारखंड का जलवायु प्रदेश को बांटा था। ठीक है, हम वहाँ पर भी आपको कहे थे कि ध्यान रखिएगा कि कौन बांटा है। ठीक है ना, कोपेन, थर्नवेट और भी थे। एक थे अयोध्या प्रसाद जी, फिर एक आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM भी हमारे झारखंड के जलवायु प्रदेश का जो क्या विवरण दिया था। तो आप ये बताइए कि जो मध्य व उत्तरी पूर्वी पठार, पश्चिमी पठार और दक्षिणी पूर्वी पठार है, ये कौन बांटा था। ठीक है, यानी कि किसके आधार पर इसका वर्गीकरण 3 पार्ट में हुआ है। तो आप देख रहे हैं अम्ल भूमि का प्रतिशत। मध्य व उत्तरी पूर्वी पठार जो था वो कौन कौन क्षेत्र था? जनरली था चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, गोड्डा, जामताड़ा, साहिबगंज, है ना, याद होगा। तो ये जो क्षेत्र है उसका 50%। पश्चिमी पठार में हम लोग पढ़े थे गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, सिमडेगा, लातेहार के बाद उधर गुमला भी, खूंटी भी, है ना, तो वहाँ 68%। और दक्षिण पूर्वी पठार में आप पढ़े थे पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, तो वहाँ अम्लीय भूमि का प्रतिशत कितना है? 70%। ठीक है, तो जो पिछला चैप्टर है उसको पूरा भूल के नहीं चलना है, थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे। इसरो द्वारा जारी मरुस्थलीकरण व भूमि निम्नीकरण एटलस के अनुसार पूरे देश में मरुस्थलीकरण व भूमि निम्नीकरण का सर्वाधिक प्रतिशत कुल क्षेत्रफल का 68.98% झारखंड राज्य में है। इस रिपोर्ट के अनुसार इस समस्या के समाधान हेतु गुमला जिला द्वारा सकारात्मक प्रयास किया जा रहा है। चलिए, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण को जो भी प्रदूषण में ऐड किया है उसका थैंक यू, क्योंकि सच में ये बहुत दुख देता है। ध्वनि एक ऐसी मात्रा जो अवांछनीय तरीके से जीव जंतु के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को दुष्प्रभावित करता है। वैश्विक स्तर पर दिन के समय 45 डेसिबल तथा रात में 35 डेसिबल से अधिक ध्वनि को मानवीय स्वास्थ्य हेतु अनुपयुक्त माना जाता है। ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण निम्नवत हैं।
मानव द्वारा उत्पन्न शोरगुल, जिसमें उद्योगों, परिवहन, मनोरंजन के लिए निकाले गए ध्वनि शामिल है। प्राकृतिक रूप से आंधी, तूफान, वर्षा, बिजली, तूफान, चक्रवात आदि के कारण उत्पन्न ध्वनि। ठीक है, ये सभी क्या होगा? ध्वनि प्रदूषण होगा। झारखंड में ध्वनि प्रदूषण। झारखंड राज्य में ध्वनि प्रदूषण के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक लाउड स्पीकर का प्रयोग, डीजे का प्रयोग, गाड़ियों का हॉर्न, सायरन, औद्योगिक मशीनों के शोर आदि से है। वर्ष 2024 के दीपावली की रात रांची के साइलेंस जोन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण की मात्रा निर्धारित सीमा 45 डेसिबल से 66% अधिक दर्ज की गई थी। तो चलिए, दिवाली का दिन था, इसको क्या दर्ज कराना है कि नहीं? त्यौहार का दिन, एक आध दिन तो ऐसा हो जाता है। झारखंड उच्च न्यायालय ने राजधानी रांची में रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर तथा डीजे के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। ताप प्रदूषण। ठीक है, ताप को भी अब हम लोग प्रदूषण में कैटेगराइज करते हैं। जीवाश्म ईंधन तथा नाभिकीय ऊर्जा हेतु संचालित संयंत्रों को ठंडा रखने हेतु प्रयुक्त जल, जिसका तापमान अधिक होता है, के कारण ताप प्रदूषण उत्पन्न होता है। इस प्रकार के प्रदूषण से पर्यावरण के साथ साथ जीव जंतुओं के स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। जैसे कि एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें दिखाता है कि पानी क्या है, बहुत गर्म है, तो उसमें एक मेंढक नहीं जाता है, लेकिन एक मेंढक को पानी में रख दिया जाता है और फिर पानी धीरे धीरे गर्म होता है, तो वो मेंढक नहीं भागता है तब तक जब तक पूरा पानी गर्म हो जाता है, वो मर जाता है। ठीक वही स्थिति ये ताप प्रदूषण का भी है। जैसे कि ये सभी फैक्ट्री अपना जो गर्म पानी है वो नदी में छोड़ता है, तो धीरे धीरे नदी का जो टेम्परेचर है वाटर का, वो इंक्रीज हो रहा है। उसमें जीव जंतु क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे वाटर इंक्रीज हो रहा है उनका टेम्परेचर, और धीरे धीरे में वो फिर मर जाते हैं। ठीक है, झारखंड में प्रदूषण नियंत्रण हेतु किए गए उपाय या प्रयास। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। राज्य में प्रदूषण नियंत्रण तथा संबंधित मामलों पर नियंत्रण रखने हेतु झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड JSPCB की स्थापना 2001 में की गई है। यह एक नियामक निकाय है जो उद्योगों को पर्यावरण संरक्षण हेतु उच्च तकनीकों के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इसमें याद क्या रखना होगा? याद आपको रखना होगा कि स्थापना 2001 में किया गया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी का गठन। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य में 2001 में झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी जरेडा, झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी का गठन किया गया था। एक वीडियो होगा विविध वाला, उसमें आपको इस टाइप का फुल फॉर्म जो है वो सब एक जगह कर दिए हैं, उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए फुल फॉर्म जो है ना, उससे भी क्वेश्चन आता है। झारखंड राज्य जल नीति 2011 की घोषणा। राज्य सरकार द्वारा जल संसाधनों के उचित प्रबंधन हेतु वर्ष 2011 में झारखंड राज्य जल नीति 2011 लागू की गई है। इस नीति का निर्माण राज्य में प्राकृतिक आपदा के प्रति भेद्यता को कम करने के उद्देश्य से बनाया गया है। अगला है झारखंड ऊर्जा नीति 2012 की घोषणा। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012 में झारखंड ऊर्जा नीति की घोषणा की गई है। एनर्जी सेक्टर के लिए बोल रहा है आपको, ठीक है, एनर्जी के लिए पॉलिसी, जिसका मुख्य उद्देश्य गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास को प्रोत्साहित करना है। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज कहते हैं इसको। ठीक है, जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य हमारी जलवायु में एक निश्चित समय के पश्चात होने वाले परिवर्तन से है। सामान्यतः इसके लिए 30 से 35 वर्ष की समय सीमा का निर्धारण किया जाता है। वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन हमारे समक्ष एक गंभीर चुनौती के रूप में उभरा है, जिसने जैवमंडल के अस्तित्व पर एक प्रश्न चिन्ह ही खड़ा कर दिया है। जब पानी पड़ना चाहिए तब पानी नहीं पड़ता है तो खूब पड़ता है, बहा देता है हम लोग सबको। जलवायु परिवर्तन के लिए कई प्रमुख कारण जिम्मेदार हैं, जिनमें हरित गृह गैसों की मात्रा में वृद्धि, ओजोन क्षरक की मात्रा में वृद्धि तथा अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी तत्वों की मात्रा में वृद्धि प्रमुख है। जलवायु परिवर्तन ने हमारे समक्ष निम्न प्रभावों समस्याओं को उत्पन्न किया है। तो देखिए, क्षेत्र और उसके प्रभाव। पहला है आर्द्र जलवायु प्रदेश या निम्न अक्षांशीय क्षेत्र। यहाँ क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वायुमंडलीय आर्द्रता की मात्रा में वृद्धि के कारण वर्षा की मात्रा में वृद्धि होगी। इसके फलस्वरूप अधिक वर्षा के कारण बाढ़ की समस्या उत्पन्न होगी। शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, वाष्पीकरण की दर अधिक होने के कारण जल स्रोतों से सूख जाने की संभावना है, जिसके कारण सूखा के प्रभाव नजर आ सकते हैं, यानी कि यहाँ पानी सारा का सारा सूख जाएगा। मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में वाताग्रीय चक्रवात के विकास के कारण बाढ़ की समस्या उत्पन्न होगी और उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में हिमगलन से जल भराव तथा समुद्र में जल स्तर में वृद्धि की समस्या बढ़ जाएगी। ठीक है,
जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को देखते हुए वैश्विक स्तर पर निम्न प्रयास किए गए हैं। ये जो यहाँ का कॉलम है ये आपको पेपर 2 में तो मदद करेगा ही करेगा, पेपर 1 के लिए भी आपके लिए अच्छा है। ठीक है, पेपर 1 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि जो भी सम्मेलन अभी के सालों में हुआ है, कहाँ हुआ है, कौन अध्यक्षता किया था, या कोई खास उसका टैगलाइन था, उस पर ध्यान रखिएगा, वो क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो ये सबसे पहला है सिटीज़। वर्ष है 1963, प्रभावी होने का वर्ष था 1975। महत्वपूर्ण तथ्य, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। रामसर सम्मेलन, रामसर ईरान में हुआ था 1971 में, प्रभावी हुआ था 1975 से। रामसर जो है ईरान में है, यहाँ संपन्न आर्द्रभूमि समझौता है ये। स्टॉकहोम सम्मेलन जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था 1972 ईस्वी में हुआ था। पर्यावरण सुरक्षा पर पहला विश्व सम्मेलन कहते हैं इसको। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था और अभी भी हम लोग इसको सेलिब्रेट हर साल करते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन तो हो गया। जलवायु सम्मेलन जिनेवा स्विट्जरलैंड 1979, दूसरा जलवायु सम्मेलन 1990। बॉन सम्मेलन बॉन जर्मनी में है 1979, ये प्रभावी हुआ 1983 से। वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों पर सम्मेलन हुआ था। प्रवासी प्रजाति हम लोग किसको कहते हैं, जो अपने प्रजनन के समय ठंडे इलाकों से थोड़े गर्म जो इलाका होता है उसके तरफ बढ़ जाते हैं। वो हजारों किलोमीटर्स में हो सकता है, ठीक है, बहुत दूर दूर तक निकल जाते हैं। तो तीसरा है, मतलब कौन है, नंबर पता नहीं। वियना सम्मेलन वियना ऑस्ट्रिया 1985। ओजोन क्षरण हेतु उत्तरदायी पदार्थों क्लोरोफ्लोरोकार्बन एवं मिथाइल ब्रोमाइड के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का विचार किया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल कनाडा 1987 में ये सम्मेलन हुआ। क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर प्रतिबंध लगाने हेतु एक बाध्यकारी समझौता किया गया ताकि ओजोन क्षरण को रोका जा सके। इसी उपलक्ष्य में 16 सितंबर को प्रतिवर्ष ओजोन क्षरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्षरण नहीं, ठीक है, ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में हम लोग 16 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। ये कब हुआ था, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल कहाँ है, कनाडा में है। समय क्या है, 1987। बासेल सम्मेलन बासेल स्विट्जरलैंड में है 1989। बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौता पृथ्वी या रियो सम्मेलन इसको कहते हैं, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राज़ील। पृथ्वी सम्मेलन भी ध्यान रखिएगा थोड़ा, 1992। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC का गठन, टिकाऊ विकास हेतु एजेंडा 21 को स्वीकृति दी गई थी। ठीक है, ये यहाँ छोटा और बहुत कम शब्दों में दिया गया है, हम भी बहुत ज़्यादा इसको एलाबोरेट नहीं करेंगे। आप इस टॉपिक को अगर हो सके तो कहीं से पढ़िएगा जरूर। ठीक है, जैव विविधता पर अधिसमय 1992 और 1993, मतलब 92 में सम्मेलन हुआ, 93 से लागू हुआ। प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर इसका सम्मेलन कॉप के नाम से आयोजित किया जाता है। इस बार COP 20 हुआ है, याद कीजिएगा। COP 20 कहाँ हुआ, उसके से इम्पॉर्टेंट जो भी होगा आपको होमवर्क होगा कि आप इसको जरूर एक कॉपी पर छोटा सा लिख लेंगे, एग्जाम में पूछेगा। यह एक बाध्यकारी संधि है। UNCCD 1994-1996, यानी कि 94 में सम्मेलन हुआ, 96 से लागू हुआ। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो जापान 1997। कार्बन उत्सर्जन की कटौती पर बाध्यकारी समझौता। रॉटरडम सम्मेलन नीदरलैंड 1998 में सम्मेलन हुआ, 2004 से लागू। खतरनाक रसायन व कीटनाशकों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने से संबंधित था। फिर है कार्टाजेना प्रोटोकॉल, कार्टाजेना जापान में है, 2000 में ये सम्मेलन हुआ, 2003 से लागू हुआ। जैव विविधता से संबंधित प्रोटोकॉल। स्टॉकहोम सम्मेलन जिनेवा स्विट्जरलैंड 2001 में सम्मेलन हुआ, 2004 से लागू हुआ। स्थायी कार्बनिक प्रदूषक से संबंधित सम्मेलन। देखिए, वीडियो अगर थोड़ा भी बोर हो रहा हो या फिर आपको ज़्यादा हो गया हो सुनते सुनते तो थोड़ा देर रुक जाइए, लेकिन पूरा चैप्टर कवर करके जाइएगा। UNRED 2008 यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। नागोया प्रोटोकॉल नागोया जापान में है, 2010 में सम्मेलन हुआ था। जैव विविधता संरक्षण से संबंधित 20 आईची लक्ष्य को रखा गया था, उसकी घोषणा हुई थी। CBD COP 12 हैदराबाद भारत में, ये इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए होना चाहिए, भारत में हुआ है। 2012 जैव विविधता से संबंधित सम्मेलन। मिनीमाता सम्मेलन कुमामातो जापान 2013, 2017 से लागू हुआ। मरकरी पारा के नकारात्मक प्रभावों को रोकने से संबंधित, मरकरी पारा। पेरिस सम्मेलन पेरिस फ्रांस 2015 जलवायु परिवर्तन और इसके नकारात्मक प्रभावों को दूर करने हेतु पेरिस समझौता हुआ।
किगाली समझौता, किगाली रवांडा 2016 में सम्मेलन हुआ, 19 में लागू हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन किया गया था इसमें। यूएनएफसीसी कॉप 29 और फिर है यूएनएफसीसी कॉप 30, 29 और 30। 29 बाकू अजरबैजान 2024 में हुआ, बेलेम ब्राज़ील में 30 वाला हुआ 2025 में। जलवायु वित्त पर नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य एनसीक्यूजी की घोषणा नवंबर 2025 में प्रस्तावित, ये प्रस्तावित था। ठीक है, चलिए जलवायु परिवर्तन और झारखंड। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव में झारखंड राज्य भी अछूता नहीं है। राज्य की कुल भूमि के 23% भाग पर कृषि कार्य किया जाता है। राज्य की कृषि मूलतः मानसूनी जलवायु पर आधारित है। जलवायु परिवर्तन ने राज्य की कृषि उत्पादकता, कृषि दक्षता तथा कृषि प्रतिरूप को प्रभावित किया है। भारत के 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में 3 कृषि जलवायु प्रदेश झारखंड राज्य में स्थित है। इनमें मध्य एवं उत्तरी पूर्वी पठारी उप कृषि जलवायु प्रदेश, पश्चिमी पठारी उप कृषि जलवायु प्रदेश तथा दक्षिणी पूर्वी पठारी उप कृषि जलवायु प्रदेश शामिल है। ठीक है, झारखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 17% है तथा राज्य की 70% जनसंख्या अपनी आजीविका हेतु कृषि पर निर्भर करती है। और राज्य में औसत वार्षिक वर्षा 1149.3 मिलीमीटर है, जिसका 83% दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है। 6.5% वर्षा की प्राप्ति लौटते हुए मानसून से, 4% पश्चिमी विक्षोभ के कारण तथा शेष 6.5% मानसून पूर्व की वर्षा के द्वारा प्राप्त होती है। एक बार हम इसको और पढ़ेंगे ताकि आप डाटा याद कर पाएं। ठीक है, या वीडियो को पॉज करके याद कीजिए। राज्य में औसत वार्षिक वर्षा 1149.3 मिलीमीटर है, जिसका 83% दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है। 6.5% वर्षा की प्राप्ति लौटते हुए मानसून से होता है। 4% पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है तथा शेष 6.5% मानसून पूर्व की वर्षा द्वारा प्राप्त होता है। पिछले 100 वर्षों में झारखंड क्षेत्र में 150 मिलीमीटर वर्षा की मात्रा में कमी आई है, जो जलवायु परिवर्तन का परिणाम है। पिछले 5 दशकों में रांची क्षेत्र में वर्षा की मात्रा में वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि राज्य के अन्य भागों में औसत वर्षा की मात्रा में कमी दर्ज की गई है। जलवायु परिवर्तन के कारण राज्य में भूमिगत जल की मात्रा व इसके प्रतिरूप में भी नकारात्मक परिवर्तन हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप सिंचाई कार्य व पेयजल की उपलब्धता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। राज्य में वायुमंडलीय आर्द्रता में कमी के कारण ग्रीष्म ऋतु में जंगलों में आग की घटनाओं में वृद्धि दर्ज की गई है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में जंगलों में आग का सामना करने वाले राज्यों में झारखंड का स्थान 10वां है। ये आपको याद होना चाहिए। कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। जबकि देश के जिलों में पश्चिमी सिंहभूम का 19वां स्थान है। दोनों बात समझ पा रहे हैं? यानी कि आग लगने के मामलों में अगर पूरा राज्य में देखा जाए, पूरे भारत देश के जितने भी राज्य आपके हैं उसमें देखा जाए तो हम लोग के झारखंड का स्थान है कि आग लगने में 10वां स्थान है। फिर पूरे देश में सभी जिलों को देखना है, केवल आपके झारखंड के जिले नहीं देखना है कि आपके पास जितना जिला है वो नहीं, पूरा आप देखिए भारत देश में जितना जिला है उसमें अगर हम काउंट करें तो पश्चिमी सिंहभूम का 19वां स्थान आता है। ठीक है, तो अब ये क्लियर हो गया। चलिए, जलवायु परिवर्तन राज्य में स्वास्थ्य मानकों में गिरावट हेतु भी जिम्मेदार है, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। उदाहरणतः राज्य के कई हिस्सों में अधिक वर्षा के कारण में मलेरिया व डेंगू जैसी बीमारियों का प्रकोप बढ़ा है तथा तापमान में वृद्धि के कारण चिकनगुनिया के आंकड़ों में भी वृद्धि दर्ज की गई है। मान कैंडल प्रवृत्ति परीक्षण व सेन ढलान पद्धति 1901 से 2002 के द्वारा 102 वर्ष के दौरान जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन में देश में वार्षिक वर्षा, मानसूनी वर्षा व शीतकालीन वर्षा में कमी दर्ज की गई है। इस अध्ययन के अनुसार झारखंड में वर्षा में सर्वाधिक कमी गोड्डा 19.77%, जबकि न्यूनतम कमी पूर्वी सिंहभूम 1.95% दर्ज की गई है। यानी कि ये जो सर्वे का नाम ले रहा है, इस सर्वे के हिसाब से सबसे ज़्यादा वर्षा में कमी गोड्डा में हुआ है और वो परसेंटेज है 19.77%।
और सबसे कम, न्यूनतम बोले तो सबसे कम जो वर्षा पे कोई प्रभाव पड़ा है या कम हुआ है तो वो पूर्वी सिंहभूम है और इसका परसेंटेज 1.95% है। राज्य में खनन तथा औद्योगिक गतिविधियों के कारण हरित गृह गैसों कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में वृद्धि हो रही है। झारखंड में हरित गृह गैसों का सर्वाधिक उत्सर्जक जिला गिरिडीह है। सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस कौन उत्सर्जित करता है? तो गिरिडीह। और हमको लगता है कि ये क्वेश्चन हम कहीं देखे हैं, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, हो सके आगे ही पूछ ले। विश्व जलवायु आंकड़ों के अनुसार झारखंड राज्य में 2020 से 2050 के बीच गर्मियों के तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि दर्ज की जा रही है या दर्ज की जा सकती है, जबकि ठंड के दिनों में 4.7 से लेकर के 5.2 डिग्री तापमान में वृद्धि दर्ज की जा सकती है। यानी कि अभी अगर गर्मी में 45 डिग्री सेल्सियस हम लोग का हाईएस्ट जाता हो, जस्ट मान लीजिए क्योंकि उससे ज़्यादा ही जाता है, तो अगर 45 जाता होगा तो उसमें और 2 से 3 क्या कर लेना है, आगे के लिए ऐड कर लेना है। और अगर ठंड में हम लोग का 12 या 13 जाता हो तो उसमें 4.7 से 5.2 मतलब 4 से 5 का आंकड़ा उसमें और जोड़ देना है। एक अनुमान के अनुसार यदि झारखंड के औसत तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो जाए तो चावल के उत्पादन में 0 से लेकर 40% तक तथा टमाटर के उत्पादन में 40% की गिरावट दर्ज की जा सकती है, ठीक है। नीति आयोग द्वारा वर्ष 2022 में जारी स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स पहली बार प्रकाशन में झारखंड राज्य को 26वीं रैंक प्राप्त हुई है तथा झारखंड को एस्पिरेंट श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। ये अगर डाटा है नीति आयोग द्वारा तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हम लोग के लिए, ठीक है, क्योंकि ये पहली बार ये प्रकाशन हो रहा है तो शायद और इम्पॉर्टेंट हो जाए, है ना। झारखंड में जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु प्रयास। झारखंड राज्य में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की सहायता से एक राज्य जलवायु केंद्र की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना को 30 जून 2008 को जारी किया गया था, जबकि वर्ष 2013 में राज्य में जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना का प्रकाशन किया गया। दोनों डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य का सरायकेला खरसावां जिला सर्वाधिक संवेदनशील जिला है। सब क्वेश्चन पूछा हुआ भी है और आगे भी पूछा जाएगा। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत राज्य के सरायकेला खरसावां को ग्रीन इंडिया मिशन हेतु चुना गया है तथा सामाजिक व कृषि वानिकी द्वारा जिले में 5000 हेक्टेयर भूमि की गुणवत्ता को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए ग्राम सभा की भागीदारी भी सुनिश्चित किया जाना है। राष्ट्रीय हरित मिशन के तहत देश के 4 राज्यों में अगले 5 से 10 वर्षों में वन घनत्व की स्थिति में सुधार हेतु कार्य योजना तैयार की गई है। इन 4 राज्यों में मिजोरम, मणिपुर, केरल व झारखंड शामिल है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने हेतु झारखंड स्टेट क्लाइमेट चेंज एक्शन यूनिट की स्थापना की गई है। 6 मई 2011 को जलवायु परिवर्तन पर राज्य संचालन समिति जलवायु परिवर्तन पर राज्य संचालन समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? 6 मई 2011 को किया गया था, याद रखिएगा। 3 अप्रैल 2013 को टाटा स्टील के सहयोग से झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं वन व पर्यावरण विभाग ने मिलकर रांची शहर में प्रदूषण स्तर की निगरानी के उद्देश्य से सतत वायु परिवेश गुणवत्ता प्रणाली की स्थापना की है। यह प्रणाली प्रत्येक 5 मिनट पर प्रदूषण स्तर में होने वाले परिवर्तन की जांच करता है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना। इस कार्य योजना को वर्ष 2013 में जारी किया गया है। इस कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य दृष्टिकोण या विजन राज्य में आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाना, निर्धनता उन्मूलन, रोजगार अवसरों में वृद्धि तथा पारिस्थितिकीय सततता के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस कार्य योजना रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में औसत वार्षिक वर्षा 1200 से लेकर 1600 मिलीमीटर होती है तथा इस वर्षा जल का 20% भाग वायुमंडल में लुप्त हो जाता है। 50% भाग धरातलीय जल के रूप में प्रवाहित हो जाता है तथा मात्र 30% भाग ही भूमिगत जल के रूप में भंडारित हो पाता है, यानी कि ग्राउंड वाटर सिर्फ 30% ही बच रहा है। 50% प्रवाहित होने वाले जल को बांध, डोभा, तालाब, नहर आदि के माध्यम से प्रयुक्त किए जाने की रूपरेखा इस कार्य योजना में प्रस्तुत की गई है। यानी कि बहता हुआ पानी जो बह जाएगा उसको तो हम रोक और बचा सकते हैं, फिर हम उसका यूज करेंगे। इस कार्य योजना के तहत यूएनडीपी के द्वारा राज्य में जैव विविधता अधिनियम को लागू कराने हेतु संस्थागत ढांचा को मजबूत करना नामक परियोजना का वित्त पोषण किया जा रहा है।
इसके लिए यूएनडीपी तथा झारखंड जैव विविधता बोर्ड के बीच समझौता किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य सहभागिता के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन हेतु संस्थागत क्षमता को मजबूत करना है। इस कार्य योजना के अंतर्गत राज्य में खनन के प्रभावों को नियंत्रित करने हेतु आंध्र प्रदेश, कहाँ, आंध्र प्रदेश राज्य के तर्ज पर कानून बनाने का प्रस्ताव भी है। अब है JAPCC का प्रशासनिक ढांचा। ठीक है, इसको भी एक बार समझ लिया जाए। क्षेत्रीय कार्यकारी समूह उपलब्ध सूचना व अनुसंधान के आधार पर क्षेत्रवार कागजात तैयार करने हेतु जिम्मेदार होगा। राज्य स्टीयरिंग समिति कार्यकारी समूह को रचनात्मक सुझाव देने, योजना के विकास हेतु संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा योजना के ससमय क्रियान्वयन हेतु जिम्मेदार होगा। और राज्य सलाहकार समूह स्टीयरिंग समिति के मार्गदर्शन में कार्य करेगा, इसके मार्गदर्शन में। ठीक है, ये समिति जो है इसके लिए ही बना है ये, तथा यूएनडीपी के साथ सहयोग करेगा। इसमें शैक्षणिक संस्थान व निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ व प्रशासक सहित कुल 25 सदस्य होंगे। देखिए याद रखिएगा, ठीक है ना, हो सके आपसे सदस्य का संख्या ही पूछ ले, है ना। तो ये 25 सदस्य हैं। स्टीयरिंग समिति की संरचना, अब ये देखिए जो स्टीयरिंग समिति था उसका क्या है, तो अध्यक्ष कौन होंगे, राज्य का विकास आयुक्त इसके अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा 15 सदस्य और होंगे। 15 सदस्य में 13 विभागों के सचिव होंगे। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव होंगे, यानी कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव, उसके बाद 13 विभागों के सचिव, तो हो गए 15 और एक अध्यक्ष मिला के 16 हो गया ना। इस कार्य योजना के अनुसार प्रत्येक 100 वर्ष में भारत का तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस औसतन बढ़ रहा है तथा 2050 में 2.69 डिग्री सेल्सियस तक व 2080 में 3.84 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का अनुमान है। इस कार्य योजना के अनुसार ग्रीष्म व शीत दोनों ऋतुओं में वर्ष 2080 तक झारखंड राज्य के सभी जिलों का तापमान बढ़ने की संभावना है। इस दौरान ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान 2.3 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जबकि शीत ऋतु का औसत तापमान 4.7 डिग्री सेल्सियस से 5.2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। इस प्रकार शीत ऋतु का औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु की तुलना में तीव्रता से बढ़ने की संभावना है। ठीक है, मतलब शीत ऋतु में ज़्यादा, देखिए डाटा ज़्यादा गर्म हो रहा है ना, क्योंकि ये तो 2 से 3 ही जा रहा है, लेकिन ये तो डायरेक्ट 4 से 5 जा रहा है, 5.5 भी कह सकते हैं इसको, तो ये ज़्यादा बढ़ रहा है। इस प्रकार कार्य योजना में यह संभावना व्यक्त की गई है कि वर्ष 2080 में शीत ऋतु का अधिकतम तापमान 2020 के ग्रीष्म ऋतु के अधिकतम तापमान से भी अधिक होगा। बहुत ज़्यादा सोचने वाला क्वेश्चन है ये। इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य का सर्वाधिक संवेदनशील जिला सरायकेला खरसावां है, जिसके बाद क्रमशः खूंटी तथा पश्चिमी सिंहभूम का स्थान है। इस प्रकार सबसे कम संवेदनशील जिला देवघर है। चलिए, अब ये कॉलम जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है, पहले ही बता दे रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके लिए हैरान परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन चैप्टर में है तो हम बता देंगे। तो इसमें दिया क्या है, देखिए इधर साइड में 7 आपको पॉलिसीज दिए हुए हैं, 7 नीतियां हैं, 7 पॉलिसी है। ये बता रहा है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ये कितनी कारगर है कि नहीं है, मतलब ये इधर पॉलिसी है। फिर इधर वही है नॉर्म्स है कि बताइए कि किस में पास होता है, किस में फेल होता है। जैसे कि अगर हम पहले पॉलिसी सारा पढ़ देते हैं, तो पहला पॉलिसी है झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2012 स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स, मतलब कि जो आपका औद्योगिक पॉलिसी बना था, नीति बना था वो। दूसरा है झारखंड एनर्जी पॉलिसी 2012, जो 2012 में हम लोग का जो एनर्जी पॉलिसी यानी कि ऊर्जा नीति जो आया था वो। फिर है झारखंड स्टेट वाटर पॉलिसी 2011, पानी का यानी कि जल का जो नीति था वो। फिर झारखंड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, मतलब कि आपदा प्रबंधन को लेकर है। प्राइवेट इनिशिएटिव्स इन झारखंड, फिर है नेशनल एंड इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स इन झारखंड, यानी कि निजी क्षेत्र का जो पहल है, फिर नेशनल या फिर इंटरनेशनल लो का जो पहल है वो। ठीक है, फिर स्टेट इनिशिएटिव्स इन फॉरेस्ट्री, यानी कि वानिकी को लेकर जो आपका पॉलिसी है। ये तो हो गया पॉलिसी। फिर इधर क्या दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है कि कौन से नॉर्म्स में क्या हालत है इन लोगों का। जैसे पहले अगर बोले कि एड्रेसेस अडेप्टेशन कैपेबिलिटीज ऑफ इंस्टीट्यूशन कम्युनिटीज, मतलब कि अनुकूलन क्षमता। दूसरा अगर कहें कि रिड्यूसेस कंट्रोल CHG एमिशंस, तो आपको पता है CHG क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस को हम लोग CHG कहते हैं। तो मतलब ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन में कमी कोई कर रहा है कि नहीं, जो फेल हुआ है मतलब नहीं कर रहा है, जो पास हुआ है वो कर रहा है। रिड्यूसेस वल्नरेबिलिटी टूवर्ड्स नेचुरल हैजार्ड्स, नेचुरल हैजार्ड्स मतलब कि आपदा संवेदनशीलता
में कमी है कि नहीं है वो भी देख लीजिए। तो जनरली सब पास कर ही जा रहे हैं। फिर है कन्फर्म्स विद बिजनेसेस एज यूजुअल सिनेरियो, जैसे कि व्यापार परिदृश्य में क्या हाल है। और अगर कहें कि कन्फर्म्स विद क्लाइमेट चेंज सिनेरियो, तो इसके लिए है कि आपका जलवायु परिवर्तन में इस लोग का क्या हालत है। तो जहाँ कट गया है इसका मतलब है कि वो वहाँ फेल हैं, और जो पास है मतलब ठीक है। ठीक है, इतना ही समझना है, इससे ज़्यादा आपको समझना नहीं है और इसका आपको कोई काम नहीं है। ठीक है, चलिए। CCKNIA भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क CCKNIA की शुरुआत वर्ष 2013 में की गई थी। टाइम तो बिल्कुल याद ही रखना है। कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई है। इसे वर्ष 2013 से 17 के लिए शुरू किया गया है। इस पहल का प्रमुख उद्देश्य नवोन्मेष सूचना एवं संचार तकनीक आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग करने हेतु कृषि मंत्रालय के साथ सहयोग करना है। इसका प्रमुख लक्ष्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना तथा अनुकूलन आधारित कृषि रणनीति अपनाना है। भारत में इसे झारखंड, महाराष्ट्र तथा ओडिशा 3 राज्य के 6 जिलों के 12 प्रखंडों के 60 गांवों में प्रारंभ किया गया है। याद हो जाएगा याद, है ना। इसे झारखंड राज्य के रांची, अनगढ़ा व ओरमांझी प्रखंड में व पूर्वी सिंहभूम, पटमदा व बोराम प्रखंड में जिला में शुरू किया गया। यानी कि देखिए, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा के 3 राज्य, मतलब यही 3 राज्य है, इसके 6 जिले। तो हम लोग के पास रांची एक जिला हुआ और एक पूर्वी सिंहभूम, मतलब कि हम लोग के झारखंड से 2 जिला लिया गया होगा, रांची का अनगढ़ा और ओरमांझी प्रखंड, और पूर्वी सिंहभूम का पटमदा व बोराम प्रखंड। ठीक है, दोनों याद रखेंगे। इसे लागू कराने में भारत सरकार के कृषि व कृषक कल्याण मंत्रालय के साथ ही राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान तथा जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट द्वारा सहयोग प्रदान किया जा रहा है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होगा तो वहाँ ये सब लिख देगा। ठीक है, इसका वित्त पोषण कृषि व कृषक कल्याण मंत्रालय एवं जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट द्वारा किया जा रहा है। इसको एक बार और पढ़ेंगे। ठीक है, इसका वित्त पोषण यानी कि इसको फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है, कृषि व कृषक कल्याण मंत्रालय एवं जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को संचालित करने हेतु डिजिटल उपकरण के रूप में नाइस नेटवर्क फॉर इंफॉर्मेशन ऑन क्लाइमेट एक्सचेंज का प्रयोग किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। झारखंड में पर्यावरण व जैव विविधता संरक्षण। झारखंड राज्य अपनी जलवायु तथा जैव विविधता हेतु राष्ट्रीय स्तर पर प्रख्यात है। राज्य के जंगलों में विभिन्न प्रकार के पेड़, औषधीय पौधे, जड़ी बूटी तथा फल फूल के वृक्ष पौधे पाए जाते हैं। राज्य के नेतरहाट, पिठोरिया घाटी, सारंडा के जंगल, पारसनाथ पहाड़ी, दालमा पहाड़ी, हजारीबाग के वन, पलामू के वन आदि जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत संपन्न है। पिछले वर्षों में लगातार बढ़ते प्रदूषण, बढ़ती जनसंख्या, वन क्षेत्रफल में कमी, अति औद्योगिकरण, अत्यधिक नगरीकरण आदि कारकों ने राज्य की जैव विविधता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। राज्य में जानवरों की विलुप्त होती प्रजातियां तथा महत्वपूर्ण पेड़ पौधों की संख्या में कमी इसके उदाहरण हैं। राज्य में विकास कार्यक्रमों को गति देने हेतु उद्योगों की स्थापना, सड़कों का निर्माण, कृषि कार्य का विस्तार आदि के कारण वृक्षों की व्यापक पैमाने पर कटाई की जा रही है। परिणामतः पर्यावरण प्रदूषण के साथ साथ जैव विविधता का भी ह्रास हुआ है। राज्य में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्राकृतिक संसाधनों, वन्य जीव तथा जैव विविधता के संरक्षण हेतु तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग द्वारा इस हेतु व्यापक पैमाने पर वन रोपण, वन संरक्षण हेतु जागरूकता अभियान तथा प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु विधिक उपाय किए जा रहे हैं। आगे और क्या दिया हुआ है, पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न होने के कारण विलुप्त होने वाले जीव जंतुओं में गिद्धों की संख्या में तेजी से कमी आ रही है। राज्य में गिद्ध की 3 प्रजातियां जिप्स बेंगलेंसिस, जिप्स इंडिकस तथा इजिप्शियन पाई जाती है। इनकी विलुप्ति का प्रमुख कारण डाइक्लोफेनेक नामक दर्द निवारक दवा है, जिसका अनियंत्रित प्रयोग पशुओं के इलाज में किया जाता है। साथ ही गिद्धों के प्राकृतिक आवास, मुख्यतः पेड़ों की कटाई भी इनकी संख्या में एक कमी का महत्वपूर्ण कारक है। ये लोग खत्म हो जाएंगे तो एक तरह से कहिए कि जो हम लोग का एनवायरनमेंट का सफाई करता है वही चला जाएगा, तो सफाई नहीं होगा। इसलिए इनका रहना हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। न्यू ह्यूमन फाउंडेशन हजारीबाग ने गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र पिंजौर के साथ मिलकर झारखंड में डाइक्लोफेनेक सर्वेक्षण किया था, जिसमें यह पाया गया कि झारखंड राज्य में डाइक्लोफेनेक दवा का प्रयोग
किया जा रहा है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा लोहरदगा के बॉक्साइट खनन क्षेत्र में अवस्थित बगरू पहाड़ी पर 5 हेक्टेयर क्षेत्र में जैव विविधता पार्क का निर्माण किया गया है। राज्य में वृक्षारोपण कार्यक्रम को अधिक प्रभावी व पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से प्लांटेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम व नर्सरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, नामक मोबाइल ऐप का प्रयोग करने का निर्देश वन विभाग के अधिकारियों को दिया गया है। अब है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। राज्य में वनाच्छादित क्षेत्रों की वृद्धि हेतु वर्ष 2015 में मुख्यमंत्री जन वन योजना की शुरुआत की गई है। इसके माध्यम से निजी भूमि पर वृक्षारोपण हेतु लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना के तहत लोगों को प्रोत्साहन राशि के रूप में वृक्षारोपण एवं उसके रख रखाव पर हुए व्यय का 75% हिस्से की प्रतिपूर्ति वन विभाग द्वारा की जाती है। राज्य सरकार द्वारा इको फ्रेंडली तरीकों से प्रोत्साहित करने हेतु इको टूरिज्म नीति 2015 को अधिसूचित किया गया है। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा प्रथम चरण में साहिबगंज में फॉसिल पार्क, गिरिडीह में पारसनाथ, हजारीबाग में कन्हरी हिल, देवघर में त्रिकुट पर्वत, कोडरमा में तिलैया डैम, पलामू में व्याघ्र परियोजना, लातेहार में नेतरहाट तथा जमशेदपुर में दालमा गज अभ्यारण्य को विकसित किया जा रहा है। ठीक है, अगर हो सके तो 2 मिनट लगा के इसको सब ध्यान में रखिएगा। मिलान करने अगर दे देगा तो याद रहना चाहिए। ठीक है, साथ ही राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु स्थानीय गांवों में लोगों को नेचर गाइड के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ स्थानीय लोगों की आय में भी वृद्धि की जा सके। वन अधिकार अधिनियम के तहत वनों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति तथा वनवासी को वन भूमि का पट्टा वितरित किया जा रहा है। यह पट्टा 2006 से पूर्व से वनों में रह रहे वनवासियों को प्रदान किया जाएगा। राज्य के शहरी क्षेत्रों में मनोरंजन पार्क का निर्माण कराया जा रहा है तथा इसके माध्यम से शहरी क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण व जलवायु परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं से लोगों को परिचित कराकर उनमें इन विषयों के प्रति जागरूकता का प्रसार किया जा रहा है। राज्य में अधिक लोगों को लाह की खेती में से संबद्ध करने की सरकार की योजना है। इसके लिए लाह के उत्पादन एवं इस पर आधारित स्वरोजगार हेतु राज्य के कई जिलों यथा रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, लातेहार, पलामू आदि का चयन किया गया है। इन जिलों में वन प्रबंधन समिति तथा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लाह की खेती को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। तो अब जिला पे थोड़ा ध्यान रखेंगे कौन कौन सा क्षेत्र है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। राज्य सरकार द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन हेतु रांची, पाकुड़, धनबाद तथा चकुलिया में पीपीपी मोड पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। पीपीपी मोड समझते होंगे मेरे ख्याल से, है ना। क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ना। याद रखें, कोई चीज़ कभी आपको बार बार लिख के नहीं देगा, 1-2 बार समझा देगा, बाकी आपके माइंड में होना चाहिए। जापान की हिताची कंपनी को राज्य में ठोस कचरा पर आधारित बिजली उत्पादन हेतु संयंत्र लगाने हेतु सहमति प्रदान की गई है। रांची नगर निगम द्वारा सफाई व्यवस्था का कार्य 25 वर्षों के लिए निजी कंपनी एसएल इंफ्रा को दिया गया है। भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के नियंत्रण हेतु 8 मिशनों की घोषणा की गई है। इस हेतु राज्य सरकार ने विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय बनाने के लिए झारखंड राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य इकाई की स्थापना करने का निर्णय लिया है। झारखंड सरकार ने वर्ष 2022 में पर्यावरण स्थिरता और प्रौद्योगिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच आई फॉरेस्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है, जिसके तहत राज्य में जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करने व नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु प्रभावी कदम उठाया जाएगा। वर्ष 2022 में राज्य सरकार के द्वारा झारखंड नई ऊर्जा नीति की घोषणा की गई है, जिसका प्रमुख उद्देश्य राज्य में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित करना है। राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 2001 में झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी जरेडा का गठन किया गया था। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आगे भी पूछेगा, ठीक है। जरेडा इंपॉर्टेंट है। राज्य में जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन हेतु झारखंड राज्य जल नीति 2011 की घोषणा की गई है। यह नीति राज्य में प्राकृतिक आपदा की संवेदनशीलता को कम करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। वर्ष 2007 में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक भारत रत्न डॉक्टर एम स्वामीनाथन ने झारखंड यात्रा के दौरान कहा था कि मैंने पूरे भारत में बंजर भूमि के इतने बड़े क्षेत्र को खेती योग्य परिवर्तित होते नहीं देखा है।
निखिल मेहुल द्वारा झारखंड राज्य में कल्पतरु वृक्षों के संरक्षण हेतु गंभीर प्रयास किया जा रहा है। नाम याद रखिएगा, निखिल मेहुल। ये वृक्ष जल भंडारण की अधिक क्षमता वाले होते हैं, जिसके कारण ये अति शुष्क वातावरण हेतु भी अनुकूल होते हैं। कल्पतरु अफ्रीकी मूल के वृक्ष हैं। भारत में मात्र 9 कल्पतरु के वृक्ष उपलब्ध हैं। ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। कितने हैं? 9 हैं, जिनमें 4 वृक्ष झारखंड में उपलब्ध हैं। पूरे भारत में आपके 9 हैं और झारखंड में 9 में से 4 है, तो बचा 5 कहीं और होगा। हम लोग के यहाँ 4 है। यह चिकित्सीय दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण वृक्ष है, जिसमें फाइबर, कैल्शियम मां होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। झारखंड सरकार द्वारा माखन कटोरी एवं शिवलिंगम फूल की प्रजाति के लुप्त प्राय पौधों के संरक्षण का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड के देवघर में कांवरिया पथ पर शिवलिंगम का वृक्षारोपण किया गया है। इसी प्रकार मेध वृक्ष अगरबत्ती निर्माण में इसके छाल का प्रयोग होता है। सखुआ वृक्ष सारंडा में सर्वाधिक है। आदि का घनत्व भी राज्य में लगातार कम हो रहा है, सब पर काम कर रहे हैं। राज्य के बंजर भूमि पर शीतल वृक्ष रस्सी निर्माण के उपयोग में के उत्पादन का भी प्रयास किया जा रहा है तथा इसके लिए वन विभाग लातेहार द्वारा अनुसंधान कार्य जारी है। तो याद रखिएगा कि जो शीतल वृक्ष है उसके लिए काम कौन कर रहा है? तो वन विभाग लातेहार, है ना। इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय इग्नू द्वारा झारखंड राज्य जल छाजन मिशन के सहयोग से जल छाजन प्रबंधन में डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। ऐसा करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी भी चीज़ को आप जब सिलेबस में जोड़ते हैं तो उसके बारे में लोग बच्चे पढ़ते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या है, लोगों के बीच में उसका प्रसार हो रहा है, ठीक है। आगे वो आपको उसका पॉजिटिव जो रिजल्ट है वो देखने को मिलता है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड JSPCB, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 4 के तहत 9 सितंबर 2001 को की गई थी। क्वेश्चन पूछा हुआ है? नहीं भी है तो अब याद रखिए कि पूछेगा, ठीक है। कब? 9 सितंबर 2001 को। इसका प्रमुख उद्देश्य राज्य में प्रदूषण नियंत्रण करना है। इसके साथ ही जल उपभोग को कम करना, जल वर्षा संग्रहण तथा लकड़ी व कोयला के उपयोग को कम करना भी इसके उद्देश्यों में शामिल है। अब तो गैस मिल नहीं रहा है तो सब हम लोग लकड़ी कोयला पे ही वापस आएंगे, कहा जाएगा सब। इस बोर्ड ने 15 दिसंबर 2001 से कार्य प्रारंभ किया। JSPCB ने वर्ष 2012 से 17 के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया था, जिसका विषय था स्ट्रैटेजिक प्लानिंग फॉर सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों के सतत प्रयोग हेतु रणनीतिक योजना। इसके वर्तमान चेयरमैन शशिकर सामंता हैं। कौन है? चेयरमैन शशिकर सामंता। इस बोर्ड में चेयरमैन के अलावा 15 नाम निर्देशित सदस्य तथा एक नियुक्त सचिव होते हैं। यह बोर्ड झारखंड राज्य में प्रदूषण अधिनियम के प्रावधानों व अन्य नियमों को लागू कराने हेतु जिम्मेदार होता है। इस बोर्ड के कार्य जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 197 ना ये गड़बड़ है, इसको चेक करना पड़ेगा, कि धारा 17 तथा जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 17 तथा अन्य अधिनियमों व नियमों द्वारा निर्धारित है। चलिए इसको हम कमेंट बॉक्स में जो होगा वो हम आपको डाल देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह एक नियामक इकाई है जो उद्योगों को पर्यावरण संरक्षण हेतु उन्नत तकनीकों का प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित करता है। कार्यालय देखिए और अवस्थिति देखिए। कार्यालय, प्रधान कार्यालय TA भवन HEC कॉम्प्लेक्स रांची, क्षेत्रीय कार्यालय तुपुदाना रांची, केंद्रीय लेबोरेटरी तुपुदाना रांची। क्षेत्रीय कार्यालय सह लेबोरेटरी धनबाद में है, जमशेदपुर में, हजारीबाग में और देवघर में है, ठीक है। इतना याद रखेंगे, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग, देवघर। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। नव निर्माण की ओर विजन दस्तावेज। 19 जुलाई 2023 राज्य के तत्कालीन मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के द्वारा नव निर्माण की ओर नामक विजन दस्तावेज का अनावरण किया गया। नाम क्या है? नव निर्माण की ओर। इस दस्तावेज का मुख्य रणनीतिक उद्देश्य जलवायु लचीली अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने हेतु टिकाऊ संक्रमण प्रक्रिया को अपनाना है। यह विजन दस्तावेज कम कार्बन उत्सर्जन व जलवायु अनुकूल अर्थव्यवस्था के लक्ष्य पर केंद्रित है। इस विजन दस्तावेज का उद्देश्य वर्ष 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त करना है। कितना? नेट जीरो का लक्ष्य 2070 तक करना। झारखंड सरकार ने पूर्व में सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन नामक कार्यबल का गठन किया है, जिसके तहत
इस विजन दस्तावेज में निम्नलिखित विषय सूचीबद्ध किए गए हैं। कौन कौन से? आजीविका व ऊर्जा में परिवर्तन, हरित हाइड्रोजन उत्पादन का मिशन, टिकाऊ गतिशीलता की ओर संक्रमण, संस्थागत ढांचा, कार्बन मुक्ति का मार्ग, कोयला में परिवर्तन, वित्त व निवेश। ठीक है। इस विजन दस्तावेज में इस बात पर बल दिया गया है कि किस प्रकार राज्य में आर्थिक विकास, समावेशिता व सामाजिक उपलब्धियों पर लक्ष्य केंद्रित करता है। साथ ही यह टिकाऊ व समावेशी विकास को बढ़ावा देने की वकालत करता है। यह विजन दस्तावेज राज्य में एक सतत संक्रमण पर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आवश्यकता पर बल देता है, ताकि राज्य में गैर नवीकरणीय ऊर्जा से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर जाया जा सके। ठीक है। इस विजन दस्तावेज के अनुसार राज्य सरकार का लक्ष्य हरित परिवर्तन की लागत का निर्धारण व इसके लिए वित्त रूप से तैयार होना है। इसके साथ ही राज्य सरकार 13 कोयला बहुल जिलों में आर्थिक विविधीकरण करने, कुशलता व पुनर्कुशलता के द्वारा हरित रोजगार उपलब्ध कराने, वैकल्पिक आजीविका उपलब्ध कराने, दीर्घकालिक ऊर्जा मांग का अनुमान लगाने एवं कार्बन संबंधी व्यवसाय रणनीति के विकास करने हेतु प्रतिबद्ध है। तो समझ गए कि दस्तावेज क्या क्या कहना चाह रहा है। अब है राष्ट्रीय कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र एवं झारखंड। तो अगला जो है वो क्या है? राष्ट्रीय कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र एवं झारखंड। झारखंड राज्य 4 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र 11, 12, 13 और 15 के अंतर्गत आता है। ठीक है। केवल 14 जो है बीच में मिसिंग है। तो 11 है, 12 है, 13 है और 15 है। तो ये कॉलम कोई हार्ड नहीं है, आप इसको यहीं से देख के याद कीजिए। ठीक है। हम बढ़ेंगे आगे। कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कृषि जलवायु क्षेत्र से अलग है तथा यह जलवायु व जलवायु अवधि की लंबाई दोनों को प्रभावित करता है। ठीक है। कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र के अध्ययन में किसी क्षेत्र की जलवायु, मृदा, जल, वनस्पति व जीव जंतुओं को शामिल किया जाता है। देश के कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र का अध्ययन विभिन्न कारणों से अति आवश्यक हो जाता है, जैसे कि विभिन्न फसलों की उत्पादन क्षमता व भविष्य में फसल संयोजन का निर्धारण करने में, यह फसल विविधीकरण हेतु भविष्य की गतिविधियों के निर्धारण हेतु भी जरूरी है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग योजना ब्यूरो ने देश में 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की पहचान की है, जो प्रभावी वर्षा, मृदा समूह तथा अन्य मापदंडों पर आधारित है। पुनः इन 20 क्षेत्रों को 60 उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ठीक है। 20 क्षेत्रों को 60 उप क्षेत्र में। ठीक है ना, याद रखेंगे। चलिए, तो ये यहीं समाप्त हो गया, क्योंकि पहला पेज है, हमसे छूट गया था तो हम लास्ट में इसको लाए थे। हाँ, तो ये यहीं समाप्त हो गया। चलिए, बहुत अच्छा है। 1 घंटा का वीडियो फिर भी हो गया है ना, 1 घंटा से ऊपर ही हो गया। तो आप पूरा चैप्टर सुनेंगे, ईमानदारी से सुनेंगे और देखिएगा क्वेश्चन आएगा। जब एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे तो आके कमेंट बॉक्स में थैंक यू लिख दीजिएगा। ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड लक।